उसने एओ से पूछा कि क्या आग जला दी गई है। वहीं दूसरी तरफ लीसा सोच रही थी कि चैन उस पर दबाव के बावजूद इतना शांत कैसे है। क्या उसके पास सच में कोई छुपा हुआ प्लान है या फिर उसे मौत से डर ही नहीं लगता। अपने लोगों की तुलना में चैन का यह कंपोजर उसे बहुत अलग लग रहा था। बाहर कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां खुशी से लीसा को बुलाने लगीं और कहने लगीं कि ग्रिल्ड मीट की खुशबू बहुत शानदार है। चेन ने ओवेन को थोड़ा नमक भी दिया ताकि वह कोकोनट ग्रो क्लैन में बांट दे। ओवेन ने सबको देते हुए कहा कि थोड़ा सा मीट पर छिड़क दें तो स्वाद बेहतर हो जाएगा। लीसा ने तेज आवाज में पूछा कि आयु खाने पर क्या डाल रही है। एयू ने पलटकर कहा कि अगर लीसा को डर लग रहा है तो उसे खाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब लीसा ने देखा कि उसके क्लैन के लोग स्वाद की तारीफ कर रहे हैं तो उसे समझ आ गया। चेन भी खुश था और उम्मीद कर रहा था कि वे खाते रहें ताकि सैम और स्टोन बोन को अपना काम खत्म करने के लिए और समय मिल सके। सीन बदलकर स्टोन बोन और बाकी लोगों पर गया जो ब्लैक बुल्स के पास इंतजार कर रहे थे। लियू तांग ने पूछा कि जब उनके पास पहले से काफी मीट है तो वे फिर से बुल्स का शिकार क्यों कर रहे हैं। स्टोन बोन ने कहा कि वे यहाँ हंट करने नहीं आए हैं और लुआंग से कहा कि सवाल पूछना बंद करे और बस ऑर्डर्स फॉलो करे। तभी हैंगू का सिग्नल आया और सबने अपने स्पीयर्स ब्लैक बुल्स पर फेंक दिए। पूरा झुंड घबराकर भाग पड़ा। स्टोन बोन चिल्लाया कि बुल्स सैम की तरफ दौड़ रहे हैं। सैम ने कहा चिंता मत करो और पेड़ से छलांग लगाकर अपना स्पीयर एक बुल की गर्दन में घोंप दिया। वार लगने के बाद सैम चिल्लाया कि उसने कर दिखाया और अब यह बुल उसका है। घायल बुल बुरी तरह तड़पने लगा और इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगा। सैम ने खुद को हिम्मत दिलाई क्योंकि उसे भरोसा था कि वह इसे संभाल सकता है। दूर से हैंगू ने देखा कि पूरा झुंड ईस्ट की ओर मुड़ रहा है। स्टोन बोन ने सैम को सिग्नल दिया और सैम समझ गया कि दिशा गलत है। उसने बुल को दाईं ओर मोड़ दिया और उसे वेस्ट की तरफ दौड़ा दिया। सीन फिर चेन की डेन पर आया जहां कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां आराम से खुश होकर खा रही थीं। चेन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक कोकोनट ग्रोव क्लैन की एक डिफेंडर लड़की भागती हुई वहां आई। लीसा ने उसे देखकर पूछा कि वह इतनी घबराई हुई क्यों है। लड़की रोते हुए बोली कि पागल हो चुके ब्लैक बुल्स का एक झुंड उनके कैंप में घुस आया है और सब कुछ तोड़ रहा है और उनके डिफेंडर्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। यह सुनते ही लीसा खड़ी हो गई और सबको तुरंत बेस लौटने का आदेश दिया और कसम खाई कि वह उन पागल बुल्स को इसकी कीमत चुकवाएगी। लेकिन अंदर से वह हिल चुकी थी क्योंकि उसका क्लैन हमेशा ब्लैक बुल्स से दूर रहता था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वे हमला करने लगे। उधर कोकोनट ग्रोव कैंप में लड़कियां बुल्स को भगा नहीं पा रही थीं। उन्होंने स्लिंग शॉट्स से हमला किया लेकिन उन शॉट्स का उन बीस्ट्स पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने नीचे फंसी बहनों को बचाने के लिए पास जाकर लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एक लड़की नीचे कूदी एक बुल ने उस पर हमला कर दिया और वह फिर से लगभग घायल हो गई। तभी लीसा पहुंची और अपनी विप से बुल की टांग फंसा ली। उसे देखकर बाकी लोग खुश हो गए। लीसा ने गुस्से में उन पागल बीस्ट्स पर चिल्लाया कि उन्होंने उसके लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। उसने एक बुल को गिरा दिया लेकिन वह भी काफी नहीं था। बुल फिर से उठ खड़ा हुआ और सीधे लीसा की ओर दौड़ा और उसे हवा में उछालते हुए उसकी विप भी उसके हाथ से गिरा दी। तभी ठीक समय पर चेन वहां पहुंचा और उसने लीसा को पकड़ लिया। उसने पूछा क्या वह ठीक है। लीसा ने झुंझलाहट के बावजूद खुद को संभालते हुए कहा कि वह ठीक है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बुल्स अचानक आए कहां से। पास ही हैंगशू, सैम, लुएंग और स्टोन बोन थोड़े असहज होकर अपना चेहरा छिपा रहे थे क्योंकि असल में यह सब उनकी ही वजह से हुआ था। चैन ने फिर बुल्स को घूरते हुए जोर से पूछा कि क्या उनके घाव भरते ही वे अपना दर्द भूल गए हैं। बुल्स दहाड़ते हुए आगे बढ़े जिससे चैन भी थोड़ा टेंस हो गया। क्या उन्होंने उसे पहचाना नहीं या फिर ब्लैक बुल किंग की खाल से बना क्लॉक उतना डरावना नहीं था। तभी राहत की बात यह हुई कि बुल पीछे हटने लगा। चेन चिल्लाया कि लगता है झुंड को नया किंग मिल गया है। उसने बुल बॉस से कहा कि वह पिछले वाले से कमजोर दिखता है और अब जब वह यहां आ ही गया है तो यहीं रह सकता है। तुरंत चेन का क्लैन बुल्स पर टूट पड़ा और स्टोन बोन ने सैम से कहा कि वह बुल बॉस पर ध्यान दे। स्टोन बोन की मदद से सैम बुल पर चढ़ गया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा ताकि वह उसे राइड कर सके। चेन ने देखा कि सैम में राइडिंग का सच में अच्छा टैलेंट है। जब उसके लोग झुंड को काबू करने में लगे थे तब चेन ने लीसा से वहां से जाने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि झुंड अभी पूरी तरह बिखरा नहीं है। चेन ने उसे लड़ाई में कूदने से रोक दिया और चेतावनी दी कि वह इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएगी। वह इतने लोगों को साथ नहीं लाया था इसलिए अभी हमला करना सीधा सुसाइड होगा। लीसा चुप हो गई क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। चेन ने फिर पूछा कि वह अपने लोगों को फिलहाल उसके कैंप में क्यों नहीं ले जाती जहां वे आराम कर सकते हैं और सही समय आने पर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। उसने उन्हें शेल्टर, फूड और प्रोटेक्शन देने का वादा किया। यू ने भी लीसा से कहा कि वह अपने लोगों की हालत देखे क्योंकि वे अभी लड़ने की हालत में नहीं है। क्या वह सच में उन्हें अपनी जान यूं ही गंवाते देखना चाहती है। आखिरकार लीसा ने कोकोनट ग्रोव क्लैन को आदेश दिया कि वे घायलों की मदद करें और नॉर्थ की ओर चेन के कैंप की तरफ रिट्रीट करें। यह सुनकर आयुन नाम की एक लड़की भड़क उठी लेकिन वह क्वीन की अवहेलना नहीं कर सकी और उसने घायलों से कहा कि वे चेन के लोगों के साथ चलें। फिर चेन ने ओवन को कोकोनट ग्रो क्लैन को सेफली ले जाने की जिम्मेदारी दी। ओवन मान गई और वे सब निकल गए। वहीं स्टोन बोन और बाकी लोग लड़ते रहे और आयुन भी लड़ाई में कूद गई। स्टोन बोन ने उससे कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो पीछे हट जाए क्योंकि वे पहले भी बुल्स को हरा चुके हैं और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन इयोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बुल्स पर हमला करती रही। चेन ने स्टोन बोन से कहा कि उसे करने दो और जीत पर ध्यान दो क्योंकि उसे लगता था कि वे लड़कियां सच में बहादुर हैं। सीन फिर शाम का हुआ जब सब लोग चेन के कैंप वापस लौट आए। चेन की तरफ की एक लड़की माया खुशी से उनका स्वागत करते हुए बोली कि वह खुश है कि सब सुरक्षित लौट आए। उसने चेन और बाकी लोगों के बारे में पूछा तो आयु ने बताया कि वे पीछे रुक गए थे ताकि घायलों को सुरक्षित वापस लाने के लिए थोड़ा समय मिल सके।
माया ने कहा कि कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां उन हाउसेज में रह सकती हैं जो उन्होंने बनाए थे। यह सुनकर एओ ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर माया और बाकी लोग अपने घावों के बावजूद मेहनत करके वे हाउसेज पूरा न करते तो उन्हें रखने की कोई जगह ही नहीं होती। इसके बाद एओ ने लीसा से कहा कि सब लोगों को खाना, शेल्टर और सुरक्षा मिल चुकी है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और अभी आराम कर लेना बेहतर होगा। लीसा ने चुपचाप उसे धन्यवाद कहा। एओ ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि सब कुछ ठीक से हो गया था और उसे चैन की बात याद आई कि पूरा प्लान इस तरह बनाया गया था कि कोकोनट ग्रो क्लैन को सबसे कम नुकसान के साथ अपने कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि पिछली लड़ाई में उन्हें पहले ही काफी चोटें लगी थीं और वे और नुकसान झेल नहीं सकते थे। अब बस आखिरी कदम बाकी था। सीन अगले दिन पर शिफ्ट हुआ जब मियां ने हुशियाओ से पूछा कि रात सब कुछ ठीक रहा या नहीं। हाइजू शियाओ ने कहा कि हाँ, वह पूरी रात पहरा देता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। एओ उस समय लीसा के घर के बाहर पहरा दे रही थी। तभी उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई शैडो पड़ी हो। उसने ऊपर देखा तो मियां खड़ी थी। एओ ने तुरंत पूछा, उसे क्या चाहिए? मियां ने कहा कि उनके किंग ने लीसा को अपने पैलेस में बुलाया है, क्योंकि उन्हें किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है। सीन फिर चैन की तरफ गया, जो अपने सिस्टम को चेक कर रहा था। तभी लीसा उससे मिलने आई। लीसा ने कहा कि ऑन ने उसे क्लैंस को मर्ज करने वाली बात बता दी है और उसका जवाब ना है, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लीसा ने चेन को चेतावनी दी कि वह यह न सोचे कि कोकोनट ग्रोव क्लैन अभी कमजोर है, इसलिए वह उस पर दबाव डाल सकता है। चेन ने कहा कि वह उसे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि एक ट्रेड ऑफर कर रहा है। वह उसे हाउसेस बनाना, वेपन्स बनाना और फायर क्रिएट करना सिखा सकता है और बदले में कोकोनट ग्रोव क्लैन को उसके ट्राइब में मर्ज होना होगा। उसने फिर पूछा कि वह यह प्रस्ताव स्वीकार करे और उसकी प्रोटेक्शन में रहे। चेन थोड़ा करीब आया और बोला कि सिर्फ हिम्मत हमेशा काफी नहीं होती। उसने याद दिलाया कि बे क्लैन की ब्रूटैलिटी और जायंट स्टोन क्लैन की ताकत के बारे में लिसा उससे कहीं बेहतर जानती है। अभी वह एक घायल हिरनी जैसी है और जल्द ही खून के प्यासे बीस्ट्स उस खून की गंध पाकर शिकार करने आ जाएंगे। झुंझलाकर लीसा ने उसे रोक दिया और कहा कि वह यह सब पहले से जानती है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियों को जबरदस्ती उसके रूल के नीचे झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लीसा ने फिर पूछा कि क्या चेन सच में इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। चेन बस मुस्कुराया और हाँ कह दिया। बाहर आने के बाद चेन ने कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियों को संबोधित किया और कहा कि उनकी क्वीन घायल है, इसलिए वह ड्यूअल नहीं कर सकती और फेयरनेस के लिए वह भी खुद नहीं लड़ेगा, उसकी जगह स्टोन बोन लड़ेगा। स्टोन बोन हंसते हुए बोला कि कौन है जो उससे लड़ने की हिम्मत करता है। तुरंत आयुन आगे आई और चुनौती स्वीकार कर ली। स्टोन बोन मुस्कुराया और उसे चेतावनी दी कि वह उससे पिट न जाए। आयुन ने जवाब दिया कि उसे उसके ईगल वेपन से सावधान रहना चाहिए। ड्यूअल शुरू हुआ और आयुन ने स्टोन बोन पर बोन नाइफ फेंका। पहले तो स्टोन बोन हंसा, लेकिन फिर उसने देखा कि चेन उसके ठीक पीछे खड़ा है। अगर वह बचने की कोशिश करता तो नाइफ चेन को लग सकता था, इसलिए उसने अपनी एक्स उठाकर पहला ब्लेड रोक लिया, लेकिन दूसरा नाइफ निकलकर उसके हेलमेट को खरोंच गया। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे स्टोन बोन गुस्से से भर गया। वह पूरी ताकत से आयुन की ओर झपटा। आयुन लगभग दबने वाली थी। तभी अचानक कोकोनट ग्रोव क्लैन की एक लड़की भीड़ से कूद कर आई और उसने स्टोन बोन के हेलमेट पर एक और नाइफ फेंक दिया। उसी समय आयुन ने उसे गिरा दिया। स्टोन बोन चिल्लाया कि यह एम्बुश है और अब ड्यूअल फेयर नहीं रहा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, आयुन ने एक नाइफ उठाया और सीधे चेन पर झपट पड़ी। चेन जरा भी नहीं हिला, क्योंकि उसने पहले ही हुआंगशू को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। पैलेस की छत पर छिपे हेंगशू ने तुरंत आयुन की ओर स्पीयर फेंका ताकि चेन को बचाया जा सके। स्पीयर लगते ही आयुन गिर पड़ी। यह देखते ही कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां टीना की ओर दौड़ी और गुस्से में चेन पर चिल्लाने लगीं कि उसने चीटिंग की है और उन्हें चाल से अपने इलाके में बुलाया है। स्टोन बोन और आयुन दोनों तनाव में आ गए, क्योंकि माहौल टकराव में बदल रहा था। लड़कियां लीसा से आदेश मांगने लगीं और कहने लगीं कि वे यहां सबको खत्म कर सकती हैं। चेन भी टेंस हो गया, क्योंकि असासिनेशन उसके प्लान का हिस्सा नहीं था और वह सोचने लगा कि क्या कोकोनट ग्रो क्लैन की लड़कियां जानबूझकर पूरी लड़ाई भड़काना चाहती हैं, या लीसा को इसकी खबर भी नहीं है। अगर यह लीसा का आदेश होता तो वह उसे हॉस्टेज भी बना सकता था, लेकिन उसके आश्चर्य से लीसा ने गुस्से में अपने लोगों को रुकने का आदेश दिया और पूछा कि क्या वे सच में सोचते हैं कि उनका छोटा सा षड्यंत्र उसे धोखा दे सकता है। उसने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की है, उनके साथ वह ऐसा अपमानजनक व्यवहार कभी नहीं होने देगी। लीसा ने यह भी कहा कि वह यह जांच नहीं करेगी कि असैसिनेशन प्लान में कौन शामिल था, लेकिन ड्यूअल फिर भी उनकी हार है। फिर उसने चेन से कहा कि आयुन कोकोनट ग्रो क्लैन की सबसे बहादुर और लॉयल वॉरियर है और अगर उसकी वजह न होती तो वह अपनी प्राइड छोड़कर ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। लीसा ने कहा कि वह जानती है चेन के पास असाधारण, लगभग चमत्कार जैसी एबिलिटीज हैं, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह टीना की जान बख्शने के लिए उदार हो सकता है, क्योंकि कोकोनट ग्रोव क्लैन हमेशा उसका आभारी रहेगा। चेन ने सख्त चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राहत मिली, क्योंकि यह सबसे बुरा परिणाम नहीं था और अब सिचुएशन फिर उसके कंट्रोल में आ गई थी। उसे हीमोस्टैटिक ऑइंटमेंट याद आया और उसने लीसा से कहा कि चिंता मत करो, आयुन नहीं मरेगी, क्योंकि आखिर वे अब एलाइज हैं। एक लड़की ने चेन से जल्दी करने को कहा, क्योंकि आयुन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। जब चेन उसकी मदद करने गया तो उसने तय किया कि बड़े मकसद के लिए वह टीना के असैसिनेशन अटेम्प्ट को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन उसके इस काम को पूरी तरह बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उसने थोड़ा सा ही मेडिसिन इस्तेमाल किया ताकि आयुन जिंदा रहे, लेकिन पूरी तरह ठीक ना हो, और बाकी ऑइंटमेंट वह अपने घावों के लिए बचा कर रखे। इलाज के बाद उसने बाकी लोगों से कहा कि आयुन को घर ले जाएं,
और कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगी। यह देखकर कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां चैन की तारीफ करने लगीं, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कोई चमत्कार देखा है। चैन ने लीसा को गले लगाया और पूछा कि क्या अब उसके लोग उसके ट्राइब में मर्ज हो सकते हैं। खुशी से लाल हुई लीसा ने तुरंत हाँ कह दिया। मुस्कुराते हुए चैन ने कहा कि वह अपने लोगों को लीड करती रह सकती है, बस उन्हें उसके आदेश मानने होंगे। तब लीसा ने कहा कि उसकी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, चैन को उसका पार्टनर बनना होगा और इसे ऑफिशियल बनाने के लिए सेरेमनी करनी होगी। यह सुनकर चैन खुशी से लाल हो गया, क्योंकि उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे तोहफा दे दिया हो। उसके दिमाग में शादी की तस्वीरें घूमने लगीं, रिंग एक्सचेंज, ब्राइडल चेंबर, साथ में बेटी को बड़ा करना, उसकी शादी देखना, बुढ़ापे तक साथ रहना और आखिर में साथ ही आफ्टर लाइफ में जाना। चैन के चेहरे पर अजीब भाव देखकर लीसा घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ? क्या वह पार्टनर सेरेमनी नहीं करना चाहता? चैन ने तुरंत कहा कि वह जरूर करना चाहता है और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उसने लीसा से कहा कि वह आराम करे और अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि उसे भी सेरेमनी की तैयारी के लिए समय चाहिए। उसने सबको आराम करने का आदेश दिया और कहा कि कुछ दिनों बाद सेरेमनी के लिए वापस आना। उसके बाद सिस्टम ने उसे बताया कि उसका ट्राइब ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो चुका है और उससे उसका नाम चुनने को कहा। ध्यान से देखने पर चैन को पता चला कि ट्राइब की पॉपुलेशन सिर्फ 46 है और वह सोचने लगा कि 4 लोग कम क्यों हैं। फिर उसने उसका नाम न्यूबी ट्राइब रख दिया। इसके बाद चेन बे क्लैन से कैसे निपटना है इस बारे में सोचने लगा और यहां तक कि उनके कुछ लोगों को प्रिजनर बनाने का भी विचार करने लगा। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि प्रिजनर्स ट्राइब की पॉपुलेशन में गिने जाएंगे या नहीं। तभी उसने कोकोनट ग्रोव क्लैन की कुछ लड़कियों को आपस में फुसफुसाते सुना। वे कह रही थीं कि उन्हें पहले चेन की मुस्कान पसंद थी, लेकिन अब उसका हाल भी उन मर्दों जैसा होगा जो पहले क्वीन के पार्टनर बने थे। सेरेमनी के दौरान टुकड़ों में काट दिए जाते थे और फिर खा लिए जाते थे। यह सुनते ही चैन सख्त होकर खड़ा रह गया। क्वीन मर्दों को खाती है। उसे अचानक समझ आया कि शायद इसी वजह से कोकोनट ग्रोव क्लैन में इतने कम पुरुष हैं। तभी अचानक कोई उसके पीछे आ गया, जिससे वह घबरा कर चिल्ला पड़ा और कहने लगा, उसे मत मारो। सामने मियां थी, जिसने पूछा कि वह इतना डर क्यों रहा है, अभी भी घबराए हुए। चैन ने पूछा उसे क्या चाहिए। मियां ने पूछा, क्या वह सच में उस बदतमीज औरत लीसा का पार्टनर बनने वाला है। चैन ने कहा कि शायद उसे इस बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेरेमनी के लिए हाँ कहना बहुत जल्दबाजी में हो गया था। मियां ने पूछा, क्या वह सच में ऐसा कह रहा है। चैन ने कहा कि उसे लगा था उसे एक दुल्हन मिल रही है, लेकिन लीसा तो प्रेइंग मैंटिस जैसी निकली। यह सुनकर मियां खुशी से उछलने लगी। तभी एयू ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वह आराम करने के बजाय चुपके से बाहर क्यों आ गई। मियां शर्मा गई और बोली कि वह चैन के साथ रहना चाहती थी। चैन ने उदासी से कहा कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है और अगर कोकोनट ग्रोव क्लैन की लड़कियां चाहें तो कैंप कंस्ट्रक्शन में मदद कर सकती हैं। एयू ने हामी भरी और माया को वापस ले जाने लगी। फिर भी मियां जाते जाते चैन से कहती रही कि वह अच्छे से सोच ले और लीसा की जगह उसे चुने। उसके बाद चैन ने तय किया कि वह लीसा से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब चैन उठा तो उसने देखा कि सब लोग हैरानी की बात यह है कि बहुत अच्छे से साथ काम कर रहे हैं और कोकोनट ग्रोव क्लैन भी हाउसेस बनाने में मदद कर रहा है। वह फार्मिंग एरिया की तरफ गया, जहां कोकोनट ग्रोव ग्रुप का टेम्पररी कैंप लगा था। वहां पहुंचते ही ऑन ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या वह क्वीन से मिलने आया है? अगर हाँ तो लीसा नदी के पास है। ऑन ने जाकर लीसा को बताया कि किंग आ गया है और लीसा ने बाकी सबको वहां से जाने को कह दिया। जब वे दोनों अकेले रह गए तो लीसा ने पूछा, क्या कोई जरूरी बात हुई है? चैन ने कहा, नहीं, वह बस उसका घाव देखने आया है कि कैसा ठीक हो रहा है। लीसा ने कहा कि 2 या 3 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर लीसा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चैन अपने रोमांस की शुरुआत अभी से करना चाहता है? चैन थोड़ा घबरा गया और बोला नहीं। फिर उसने उसका नाम पूछा। लीसा ने कहा, वह उसे लीसा ही बुला सकता है। यह नाम उसे पिछली क्वीन ने दिया था, लेकिन उसके एग्जाइल के बाद से किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा। यह सुनकर चैन और असहज हो गया और सोचने लगा कि यहां तो या तो ओबे करो या एग्जाइल हो जाओ। इसे तो कोकोनट ग्रोव क्लैन की जगह प्रेइंग मैंटिस क्लैन ही कह देना चाहिए। चैन ने पूछा, क्या पिछली क्वीन के भी पार्टनर्स थे और उनका क्या हुआ? लीसा ने जवाब दिया कि उन सबको खा लिया गया था, क्योंकि उनके क्लैन की परंपरा थी कि क्वीन अपने पार्टनर्स को खाकर और ताकत हासिल करती है। यह सुनकर चैन फिर डर गया, लेकिन थोड़ा शांत हुआ। जब लीसा ने कहा कि वह पुरानी क्वीन की परंपरा थी और उसका उसे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, चैन को थोड़ी राहत मिली और उसने पूछा, क्या उसने कभी किसी को खाया है? लीसा ने कहा, वह अभी हाल ही में क्वीन बनी है और उसका कभी कोई पार्टनर नहीं रहा, इसलिए उसे मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर चैन ने जल्दी से विदा ली और सेरेमनी की तैयारी करने के लिए वापस चला गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि अगर खाए जाने का खतरा नहीं है तो शायद उसे मियां से भी बात करनी चाहिए। तभी पीछे से लीसा ने कहा कि भले ही वह लोगों को नहीं खाती, लेकिन अगर कोई बाद में उसके साथ गलत करेगा तो वह उसे बुरी तरह सजा देने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी। कुछ समय बाद चेन अपने रहने वाले इलाके से गुजर रहा था और सबको काम करते हुए देख रहा था। तभी उसे याद आया कि मिशन पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसलिए उसने पहले प्रिजनर्स पकड़ने का फैसला किया ताकि मिशन सिक्योर हो सके। चैन ने स्टोन बोन से कहा कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और तब तक स्टोन बोन सबके काम ऑर्गेनाइज करेगा। अगर कोई अर्जेंट बात हो तो किसी को साउथ बीच पर भेज देना। जहां चैन होगा, सीन साउथ सी बीच पर शिफ्ट हुआ, जहां चैन ने कुछ चौंकाने वाला देखा और सोचने लगा कि यहां क्या हुआ है। क्या बेकलैंड पूरी तरह खत्म हो गया? डोडो बर्ड्स लाशों के बीच आराम से घूम रहे थे, जिससे चैन को समझ आ गया कि फिलहाल यहां खतरा नहीं है। उसने बेकलैंड की लाशों को जांचा और देखा कि उनमें अभी भी थोड़ी इलास्टिसिटी है और सड़ने की कोई बदबू नहीं है। इसका मतलब लड़ाई ज्यादा देर पहले खत्म नहीं हुई। उसने यह भी देखा कि उनके फिंगर क्लॉज असामान्य रूप से तेज थे और घाव भी उन्हीं क्लॉज से मेल खाते थे। चेन सोचने लगा,
कहीं वाटर लुनेटिक्स आपस में ही तो नहीं लड़ पड़े। इससे उसे लगा कि अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो उसे जल्दी ढूंढना होगा। तभी उसे एक लाश मिली जिसके शरीर पर अंदरूनी चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा भयानक दर्द में मुड़ा हुआ था, जैसे वह बहुत पीड़ा में मरा हो। जब चेन यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है, तभी अचानक सैम कहीं से प्रकट हुआ और चिल्लाते हुए बोला कि बेकलैंड के कुछ लोग उनके बेस पर हमला करके हंगामा मचा रहे हैं। यह सुनते ही चेन तुरंत बेस की तरफ दौड़ पड़ा। सीन बेस पर आया जहां स्टोनबोन सबको कह रहा था कि पास पास रहो, ताकत बचाकर रखो और क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार रहो। उन्होंने वुडन स्पीयर्स फेंके, लेकिन बेकलैंड के लुनेटिक्स पर उनका कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे वे पागलों की तरह पास आते गए, स्टोनबोन ने सबको शांत रहने को कहा और जैसे बन पड़े वैसे लड़ने को कहा। बस किसी को पानी में घसीटने मत देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लुनेटिक्स उन पर टूट पड़े, लेकिन तभी पत्थरों की बौछार ने उनके हमले को रोक दिया। उसी समय क्वीन लिसा अपनी रीइंफोर्समेंट्स लेकर पहुंच गई। लिसा ने स्टोनबोन से पूछा, क्या हो रहा है? क्या ये बेकलैंड के दुश्मन हैं? और साउथ साइड के लोग अचानक उनके बेस पर कैसे आ गए? स्टोनबोन ने कहा, उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये लुनेटिक्स अचानक साउथ रिवर से निकलकर पागलों की तरह बेस पर टूट पड़े। फिर दोनों तरफ से भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लिसा खुद भी न्यूबी ट्राइब के साथ लड़ने लगी। उसने बेकलैंड के फाइटर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसे समझ आ गया कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। जब लिसा एक अटैकर से लड़ रही थी, तभी एक बड़ा लुनेटिक पीछे से उस पर हमला करने आया। चेन पूरी ताकत से आगे आया और उस दैत्य जैसे आदमी पर जोरदार वार किया, लेकिन वह लुनेटिक बिना डगमगाए उसे सह गया, जिससे चेन हैरान रह गया। तभी बेकलैंड के दो लोग चेन पर टूट पड़े, लेकिन हेंगू और लैनगुए बीच में आ गए और उन्हें मारकर गिरा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बेकलैंड को उनका किंग चाहिए तो पहले उन्हें पार करना होगा। चेन ने हुआंग और लानग्वाई की तारीफ की और कहा कि वे उन छोटे मॉन्स्टर्स को संभालें। साथ ही उसने लिसा से भी कहा कि वह उसके लोगों की मदद करे, क्योंकि सामने वाले बड़े मॉन्स्टर पर ध्यान देने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। लिसा ने हामी भरी और तुरंत लड़ाई में कूद पड़ी। चेन ने सबको बताया कि जब तक उसकी अपनी लड़ाई का फैसला नहीं हो जाता, वह उन सब पर भरोसा कर रहा है। उसने उस बड़े लुनेटिक से कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि बेकलैंड के साथ क्या हुआ था, लेकिन न्यूबी क्लैन का उससे कोई लेना देना नहीं है और शायद वे लोग गलत टारगेट पर हमला कर रहे हैं। मगर वह ब्रूड उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा करके फिर भी हमला कर बैठा। चेन तुरंत सतर्क होकर चिल्लाया और पूछा, क्या उसने बोलने की क्षमता खो दी है? वह उस लुनेटिक की विस्फोटक ताकत देखकर भी हैरान था और सोच रहा था कि जब उसकी ताकत और स्पीड एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा है, तो वह आखिर इसे कैसे संभालेगा। इन पागलों के सामने उसे खुद एक फ्रेजाइल डैमेज डीलर जैसा महसूस हो रहा था, और क्योंकि उसके लोग चारों तरफ मौजूद थे, वह अपनी एक्स की हिडन स्किल इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सोच में डूबे चैन से उस लुनेटिक के हमले की रिदम छूट गई और उसने उसके हाथ पर दांत गड़ा दिए। लेकिन शुक्र है कि चैन समय पर हाथ खींच लिया, क्योंकि बुल किंग की क्लोक ने वह काट झेल लिया, वरना उसका बायां हाथ शायद पूरी तरह उखड़ जाता। वह लुनेटिक और ज्यादा गुस्से में आ गया और पूरी स्पीड से फिर चेन पर टूट पड़ा। चेन किसी तरह बचा, लेकिन उस ब्रूट ने उसकी क्लॉक ही फाड़ डाली। चेन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह सोचने लगा कि यह अचानक इतना तेज कैसे हो गया। अगर वह क्लोक से फिसलकर बाहर ना निकला होता तो अभी मर चुका होता। तभी उसने देखा कि लुनेटिक अचानक हमला करना बंद कर देता है, और वह समझ नहीं पाया कि वह अचानक क्यों जम गया। मगर अगले ही पल वह पीछे हटने लगा। चेन को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस बड़े लुनेटिक ने उसकी क्लॉक का सिर्फ वही हिस्सा फाड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। उसने यह भी देखा कि ऑन ही अकेला था, जो बड़ी संख्या में बेकलन के लोगों से घिरा हुआ था। तभी चेन को समझ आया कि बेकलन खून की गंध के आधार पर अपने टारगेट्स ढूंढ रहे थे। इस विकृत हालत में वे लोग पूरी तरह इंस्टिंक्ट पर चल रहे थे, और चेन ने तुरंत सोचा कि इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी समय सैम वापस आया और उसने चेन से पूछा कि उसे क्या करना है। चेन ने उसे आदेश दिया कि वह 2 लोगों को साथ लेकर पिगस्टाई से 3 कब्स ले आए। सैम उसे घूर कर देखने लगा और उलझन में याद दिलाया कि वे बूट्स बाद में इस्तेमाल के लिए बचाकर रखे गए थे। लेकिन चेन ने झल्लाकर कहा कि बस जो कहा है वह करो, और मन ही मन गुस्से से उबलता रहा कि बेकलान उसे 3 कीमती बूरस की बलि देने पर मजबूर कर रहा है और इसका हिसाब वह बाद में चुकाएगा। फिर उसने लिसा से कहा कि सभी घायल लोगों को लड़ाई से बाहर निकाल लिया जाए। थोड़ी देर बाद सैम बूरस लेकर लौट आया। चेन ने उसे कहा कि कब्स को नदी की तरफ छोड़ दो। जैसे ही उन्हें छोड़ा गया, डरे हुए बोर्स सुरक्षा के लिए पानी की तरफ भागे, लेकिन हुआंगशू पहले से ही स्पीयर्स लेकर इंतजार कर रहा था और उसने उन कब्स पर वार कर दिया। जैसे ही वे घायल हुए, बेकलन के सभी लुनेटिक्स उनकी तरफ मुड़ गए और उन्हें नोच नोच कर खाने लगे। जब वे कब्स पर टूट पड़े, तब चेन ने सबको आदेश दिया कि स्पीयर हेड्स पर पैरालिसिस ड्रग लगा लें और वाइटल स्पॉट्स पर वार करने से बचें। लेकिन तभी हैंगू ने अचानक कहा कि बेकलैंड के लुनेटिक्स फिर से अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। चेन ने जब उधर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वे लुनेटिक्स अजीब तरह से कांप रहे थे और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। चेन गुस्से में सैम से पूछ बैठा कि क्या उसने कब्स को जहर दिया था, मगर सैम ने साफ इनकार कर दिया। इससे चेन और सतर्क हो गया और उसने सबको दूरी बनाकर रहने और पूरी तरह सतर्क रहने का आदेश दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेकलैंड के साथ क्या हो रहा है या यह सब क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद दृश्य फार्मिंग एरिया में बदल गया, जहां बेकलैंड के सभी लोगों को पिंजरों में बंद कर दिया गया था। आयुन ने सबको सावधान रहने को कहा कि अगर उनमें से कोई भी हिले तो तुरंत ध्यान दें। जब बेकलैंड के कैदी होश में आए तो वे तुरंत मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगे। आयुन ने एक लड़की को किंग चेन को खबर देने भेजा। थोड़ी देर बाद चेन वहां पहुंचा और पूछा कि यहां क्या हो रहा है।
उसने देखा कि हर बेकलैंड सदस्य बेतहाशा पानी मांग रहा था। चेन ने सबसे पहले आयुन से पूछा कि बेकलैंड का नेता हेक्टर कहाँ है। उसने बताया कि हेक्टर को बाकी सबसे अलग रखा गया है। जब चेन हेक्टर के पिंजरे तक पहुंचा तो हेक्टर भी पानी के लिए भीख मांग रहा था। तब चेन ने बोतल से थोड़ा पानी उस पर छिड़क दिया और पूछा कि क्या वह उसे समझ सकता है, जिस पर हेक्टर ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद चेन ने पूछताछ आयु को सौंप दी। ऑन ने हेक्टर को पीने के लिए पानी दिया और कहा, जितना चाहो पी लो। हेक्टर ने कहा कि उसके लोगों को भी पानी चाहिए और चेन से विनती की कि वह उनके साथ भी पानी साझा करे। ओवेन ने उसे भरोसा दिलाया कि सबको पानी मिलेगा। फिर पूछा कि क्या वह कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हेक्टर तनाव में पूछने लगा कि आखिर उनके क्लैन पर हमला क्यों किया गया। उसने कहा कि उसने सुना था जायंट स्टोन क्लैन अजीब है, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने बिजार होंगे। एयू ने पूछा, क्या वह कह रहा है कि जायंट स्टोन क्लैन ने उन पर हमला किया। हेक्टर हैरान होकर बोला कि किसी ने उसे कभी नहीं बताया कि चेन का क्लैन जायंट स्टोन क्लैन नहीं है। ऑन ने समझाया कि वे लोग न्यूबी ट्राइब हैं और चेन उनका किंग है। हेक्टर ने कहा कि उसने कभी किसी न्यूबी ट्राइब के बारे में नहीं सुना, इसलिए जरूर जायंट स्टोन क्लैन ने उन्हें बहुत दूर भगा दिया होगा। एयू ने कहा कि वह फिर गलत समझ रहा है, क्योंकि हेक्टर को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने उनकी जमीन पर हमला किया था और न्यूबी क्लैन का जायंट स्टोन क्लैन से कभी कोई संबंध नहीं रहा। हमला तो बेकलैंड ने ही पागल जानवरों की तरह किया था। हेक्टर ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे एओ की बताई कोई भी बात याद नहीं है। तब एओ ने उससे कहा कि जो कुछ भी उसे याद है वही बताओ। हेक्टर ने बताया कि उसका क्लैन साउथ फिश के आसपास रह रहा था और हमेशा की तरह आपसी लड़ाई और खेलों में समय बिता रहा था। तभी अचानक एक बच्चा रोते हुए उसके पास आया और बोला कि किसी ने उसका डोडो बर्ड छीन लिया है। हेक्टर ने बच्चे से कहा कि बहादुर बनो और अपनी चीज खुद वापस लेकर आओ। उसे लगा स्केली और बाकी लोगों ने मजाक में लिया होगा, मगर बच्चे ने कहा नहीं, वे अजीब लोग ले गए। जब हेक्टर ने उधर देखा तो उसने जायंट स्टोन क्लैन के लोगों को देखा। गुस्से में उसने पूछा कि वे उसकी टेरिटरी में क्यों आए हैं, लेकिन जायंट स्टोन का लीडर कुछ नहीं बोला। उसने सीधे अपने लोगों को बेकलैंड पर हमला करने का आदेश दे दिया। हेक्टर इस अचानक हुए एम्बर्स से हैरान रह गया और समझ ही नहीं पाया कि यह क्यों हो रहा है। उसने बताया कि लड़ाई के दौरान वह बेहोश हो गया और जब होश आया तो वह पहले ही न्यूबी क्लैन के पिंजरे में बंद था। तब चेन ने हेक्टर से कहा कि वह पहले उनके गांव गया था और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अगर उन्होंने बचे हुए बेकलैंड लोगों को नहीं छोड़ा होता तो अब तक बेकलैंड खत्म हो चुका होता। यह सुनकर हेक्टर टूट गया और अपने लोगों को बचा न पाने के दर्द से भर गया। तभी अचानक हेक्टर के शरीर से कुछ नीचे गिरा। ऑन ने उसे उठाया और चेन से देखने को कहा। जब चेन ने उस पत्ते को सिस्टम के जरिए जांचा तो उसे पता चला कि वह इंडस्ट्रियल हेम्प है, एक ऐसी जड़ी बूटी जिसे पीने या स्मोक करने पर दर्द कम होता है और हेलुसिनेशंस होते हैं। यह जानकर चेन सतर्क हो गया और उसे शक हुआ कि शायद इसके पीछे जायंट स्टोन क्लैन का हाथ है। बाद में सब लोग बेकलैंड के कैदियों को पानी देने में लगे हुए थे। उसी समय चेन हर बेकलैंड सदस्य से वही पत्ते इकट्ठा कर रहा था और उसने देखा कि सबके पास वही अजीब सा सुराग मौजूद है। तभी उसे याद आया कि सैम ने कभी कहा था कि जायंट स्टोन क्लैन का लीडर किसी तरह की डिवाइन पावर हासिल कर चुका है। चेन को अब लगने लगा कि यह किसी भगवान का काम नहीं बल्कि कुछ बहुत ही बुरा और खतरनाक था। उसे लगा कि इंडस्ट्रियल हेम्प की वजह से ही बेकलैंड एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उसे यह भी शक हुआ कि जायंट स्टोन क्लैन ने ही यह सब रचा था, क्योंकि बेकलैंड का न्यूबी ट्राइब की जमीन पर इस तरह पागलों की तरह हमला करना कोई संयोग नहीं हो सकता था। अगर जायंट स्टोन क्लैन ने जानबूझकर बेकलैंड को यहां तबाही मचाने और मरने के लिए भेजा था तो इसका मतलब था कि न्यूबी ट्राइब पहले ही उनकी नजर में आ चुका है और खतरे के तौर पर चिन्हित हो चुका है। हेक्टर जैसा ताकतवर आदमी भी किसी और का पपेट बन गया था, जिससे साफ था कि जायंट स्टोन क्लैन कोई छोटा खतरा नहीं है। चेन ने अपने स्टैट्स देखे और समझ गया कि स्ट्रेंथ के 3 पॉइंट्स शायद काफी नहीं होंगे। असली खतरा आने से पहले उसे लेवल अप करना ही होगा। तभी ओना उसके पास आई और बोली कि हेक्टर मानसिक रूप से टूटने के कगार पर है। अगर वह टूट गया तो शायद उनसे और कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। चेन ने कहा कि उनके पास हेक्टर के ठीक होने का इंतजार करने का समय नहीं है, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। एओ ने पूछा, क्या उसका मतलब है कि जायंट स्टोन क्लैन उनके बेस पर हमला करने वाला है? चेन ने कहा कि यह समझाना मुश्किल है, लेकिन उसे यकीन है कि जायंट स्टोन क्लैन ने इंडस्ट्रियल हेम्प के पत्तों से बेकलैंड को नियंत्रित किया था। उसने जोर देकर कहा कि किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए उन्हें हेक्टर की यादों को जल्दी जगाकर ज्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। चेन ने स्टोन बोन से कहा कि वह खुद को दोष देना बंद करे, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्रियल हेम्प के जहरीले धुएं को सांस में ले लेता है तो सिर्फ ताकत का कोई मतलब नहीं रहता। फिर चेन ने वह पत्ता हेक्टर के सामने उठाकर उसे देखने को कहा। जैसे ही हेक्टर ने उसे देखा, उसने कहा कि इसकी गंध जानी पहचानी लग रही है। उसे धुंधली सी याद आई कि उन हरामियों से लड़ते वक्त उसने यह गंध महसूस की थी, लेकिन उस समय वह कई और गंधों के बीच दब गई थी। बस इतना याद है कि वह तीखी और घिनौनी थी। यह सुनकर चेन और सतर्क हो गया और उसने पूछा, क्या संभव है कि जायंट स्टोन क्लैन कई तरह के जहरीले पौधों का इस्तेमाल कर रहा हो? उसने सोचा कि उन्हें हर जड़ी बूटी का असर समझना होगा, तभी वे कोई पलटवार की योजना बना पाएंगे। हेक्टर ने पूछा, क्या किंग चेन जायंट स्टोन क्लैन के पीछे जाने का इरादा रखता है? उसने कहा कि बे क्लैन भी इसमें शामिल होना चाहता है, क्योंकि अगर वह अपने लोगों का बदला नहीं ले पाया तो उसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। बाकी बचे बेकलैंड सदस्य भी चिल्लाने लगे कि वे भी बदला चाहते हैं।
और इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। चेन सोचने लगा कि मेन क्वेस्ट के लिए उसे अभी भी कुछ और लोगों की जरूरत है और अब सिर्फ 4 लोग कम रह गए हैं। तभी हेक्टर ने कहा कि उनकी नाक बहुत तेज है, वे उन जहरीली जड़ी बूटियों को पहचान सकते हैं और उनका पीछा भी कर सकते हैं, जो चेन के लिए बहुत मददगार होगा। चेन ने कहा कि यही बात उसे सबसे ज्यादा चिंतित करती है, क्योंकि उनकी तेज इंद्रियां भले जड़ी बूटियों को पहचान सकती हैं, लेकिन खून की गंध के प्रति उनकी संवेदनशीलता का मतलब है कि अगर बेक्लान फिर से नियंत्रण खो बैठा तो परिणाम भयानक होंगे। हेक्टर ने जोर से कहा कि अगर वह जहरीला धुआं न हो तो वे आसानी से खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। चेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि असली दुश्मन जायंट स्टोन क्लैन है। फिर उसने पूछा, अगर लड़ाई के दौरान वह धुआं फिर से छोड़ दिया गया तो वे क्या करेंगे? हेक्टर ने उदासी से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे लड़ने से ही इनकार कर देंगे। चेन ने कहा कि वह बदले की भावना को समझता है, लेकिन सिर्फ गुस्से और नफरत से कुछ हल नहीं होगा। उसने यह भी चेतावनी दी कि टोर शायद हेक्टर की किसी भी योजना का समर्थन न करे। हेक्टर ने जवाब दिया कि वे बेकलैंड के आखिरी बचे लोग हैं और अगर चेन उन्हें अपने लोगों का बदला लेने में मदद कर दे तो उनकी जिंदगी भी उसकी होगी। चेन ने कहा कि अगर हेक्टर उसके ट्राई में शामिल होकर न्यूबी क्लैन के प्रति वफादारी की कसम खा ले तो वह बदला लेने की गारंटी देगा, लेकिन एक बात साफ कर दी कि हर बेकलैंड सदस्य को खुद जाकर बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। फिर चेन ने हेक्टर से पूछा कि उसे यह सौदा कैसा लगता है। हेक्टर और बाकी बेकलैंड ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वे इसे स्वीकार करते हैं। जब चेन वहां से जाने लगा तो हेक्टर ने उसे पुकारा। चेन ने उसकी बात समझ ली और आयु और आयुन से कहा कि बेकलैंड को उनके पिंजरों से आजाद कर दो, क्योंकि अब वे सहयोगी हैं। जैसे ही यह हुआ, सिस्टम ने घोषणा की कि ट्राइब मिशन पूरा हो गया है। चेन को 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एक लार्ज मटेरियल चेस्ट और एक हेरिटेज प्लैक मिला, क्योंकि उसने मिशन 7 दिन के अंदर पूरा किया था। साथ ही उसे एक सरप्राइज गिफ्ट पैक भी मिला। चेन आखिरकार राहत महसूस करने लगा, क्योंकि क्वेस्ट खत्म हो चुका था और उसने तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डालने का फैसला किया। जैसे ही पॉइंट्स लगाए गए, उसके शरीर में ताकत की एक विशाल लहर दौड़ गई और उसे महसूस हुआ कि ऊर्जा उसके पूरे शरीर में घूम रही है। जब सब शांत हुआ तो उसने देखा कि उसके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं और उसने सोचा शायद यह उस बूस्ट का साइड इफेक्ट है। इसके बाद चेन ने रिवॉर्ड्स की जांच शुरू की। लार्ज मटेरियल चेस्ट में उसे एक टोन हीमाटाइट मिला, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो गया, क्योंकि अब वह ब्रॉन्ज एज को छोड़कर सीधे आयरन एज में जा सकता था। इसके बाद उसने सरप्राइज गिफ्ट पैक खोला और उम्मीद की कि उसमें कुछ अच्छा होगा, और सच में उसे 3 जार्स हीमैटिक ऑइंटमेंट मिले, जो पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर इनाम था। फिर चेन ने सिस्टम से हेरिटेज प्लैक दिखाने को कहा। उस पर उसने देखा कि उसे एक सिविलाइजेशन आइटम मिला है, हालांकि उसे अनलॉक करने के लिए 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। उसने बिना झिझक पॉइंट्स खर्च कर दिए और उसकी पहचान की। पहचान पूरी होने पर चेन को सेंस ऑफ मॉडेस्टी नाम का प्लैक मिला और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उनकी सिविलाइजेशन के विकास के लिए एक अहम कदम हो सकता है। वह खास तौर पर खुश था, क्योंकि अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पुरुष और महिलाएं साथ में नहाएं, और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी लीसा को नहाते हुए देखे। यह सब खत्म करने के बाद चेन फिर बड़े मसले पर सोचने लगा कि जायंट स्टोन क्लैन से कैसे निपटा जाए। तभी एओयू वहां आई और चेन के नए शरीर को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह अब पहले से लंबा, चौड़ा और ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। चेन ने इसे नजरअंदाज किया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। जवाब में एओ ने पूछा, क्या वह चाहती है कि वह जायंट स्टोन क्लैन के साथ बातचीत करके किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करे। चेन ने कहा कि कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि जायंट स्टोन क्लैन पहले ही उन्हें खत्म करने का फैसला कर चुका है। उसने उन्हें अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ऐसा दुश्मन जो दूसरों को आपस में लड़ाकर खुद फायदा उठाता है। एयू ने घबराकर पूछा कि अब उनके क्लैन को क्या करना चाहिए। चेन ने उसकी आंखों में छिपा डर देख लिया और कहा कि फिलहाल उनका सबसे अच्छा कदम है अपनी डिफेंसेस मजबूत करना, ज्यादा खाना जमा करना और जायंट स्टोन क्लैन को तब तक उकसाने से बचना जब तक वे पूरी तरह तैयार न हो जाएं, यानी उन्हें अपनी असली ताकत छिपाकर सही समय का इंतजार करना होगा। आयु ने फिर पूछा कि 22 नए लोगों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। चेन ने कहा कि बेकलन के लोगों को 3 टीमों में बांट दो, एक घर बनाने के लिए, एक खाना इकट्ठा करने के लिए और एक ट्रैप्स बनाने के लिए। ट्रैप्स का नाम सुनकर ऑन्यू उलझ गई और पूछने लगी कि वे किस काम आएंगे। चेन ने समझाया कि ट्रैप्स उनकी टेरिटरी की रक्षा में मदद करेंगे और उनसे दुश्मनों या जंगली जानवरों को जिंदा पकड़ा जा सकेगा, जिससे ट्राइब की सुरक्षा और मजबूत होगी। फिर चेन ने ओ से कहा कि उसके लिए एक और जरूरी काम भी है। इतने सारे नए लोगों का पेट भरना था, इसलिए चेन को समझ आ गया कि अब उन्हें लंबे समय के खाने के इंतजाम के बारे में सोचना पड़ेगा और बचे हुए मांस को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसने फैसला किया कि सबसे पहले सबको जर्की बनाना सीखना होगा। जब स्टोन बोन वहां पहुंचा और चेन के अचानक बड़े और ताकतवर शरीर को देखकर हैरान रह गया, तो चेन ने उससे कहा कि इसे नजरअंदाज करो और सामने के काम पर ध्यान दो। उसने स्टोन बोन को आदेश दिया कि आसपास के पहाड़ों में हर जगह ट्रैप्स लगाना शुरू करे और जितने ज्यादा और घने हो उतना बेहतर। चेन ने कहा कि उसने उसके लिए कुछ मददगार पहले ही चुन लिए हैं और पहला ट्रैप वह खुद सिखाएगा, लेकिन उसने खास तौर पर जोर देकर कहा कि असली बात सिर्फ ट्रैप्स बनाना सीखना नहीं है, बल्कि हर ट्रैप की जगह को याद रखना है। यह सुनकर स्टोन बोन थोड़ा घबरा गया और बोला कि यह काम तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा। चेन ने हल्के से उसके हेलमेट पर थपकी दी और कहा कि उसे हर ट्रैप की जगह याद रखने की जिम्मेदारी देना ही इस बात का सबूत है कि वह कितना अहम है। यह बात पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए, सब कुछ सिर्फ चेन और स्टोन बोन को ही पता होगा और कोई तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा।
उसने स्टोन बोन से कहा कि काम करने वालों को अलग अलग हिस्सों में घुमाते रहो ताकि कोई भी एक आदमी किसी एक इलाके के सारे ट्रैप्स की जगह न सीख सके। अगर उनमें एक भी गद्दार हुआ तो नतीजा बहुत भयानक होगा। जब सारे ट्रैप्स लग जाएं तो स्टोन बोन को हर जगह की जानकारी वापस चेन को देनी होगी। उसने समझाने के लिए बनाए अपने सारे स्केचेस भी मिटा दिए और चेतावनी दी कि स्टोन बोन कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, हर ट्रैप की जगह बस उसके दिमाग में ही रहनी चाहिए। स्टोन बोन ने माना कि यह काम मुश्किल है, लेकिन उसने वादा किया कि वह चेन के भरोसे पर खरा उतरेगा। चेन ने उसकी तारीफ की और उसे आराम करने को कहा, क्योंकि असली काम रात के बाद शुरू होगा। इसके बाद चेन ने सेंस ऑफ मॉडेस्टी वाला हेरिटेज प्लैक अपने घर के बाहर लगा दिया ताकि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे देख सके और उसका असर महसूस करे। फिर उसने लांगू से कहा कि वह थोड़ी देर सोने जा रहा है। स्टोन बोन और बाकी लोग रात में उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर उससे पहले कोई जरूरी बात हो तो लंगूची उसे तुरंत जगा दे। घर के अंदर चेन बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि उनके पास असल में कितना समय है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। सैनिकों को अलग अलग यूनिट्स में ट्रेन करना, डिफेंसेस बनाना, पेट्रोल्स तैयार करना, नई टेक्नोलॉजी अनलॉक करना और टेरिटरी फैलाना। चेन को लगा जैसे काम कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस दुर्लभ आराम के मौके का आनंद लेना चाहिए और थोड़ी ही देर में वह सो गया। जब चेन की आंख खुली तो उसने खुद को एक बार में पाया जहां चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थीं। चेन ने उनसे कहा कि वे अपना परिचय दें। उन्होंने बताया कि उनके नाम शियाओया, लिली और ताडान है। खुश होकर चेन बोला कि लगता है उसने ज्यादा पी ली है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि वह वापस आ गया है और अब जंगल में जान बचाने वाले तनाव भरे दिनों में नहीं फंसा है। वह उनकी संगत का आनंद लेने लगा और कुछ देर बाद शियाओ उसके पास लेटी हुई बोली कि अब उठकर काम करने का समय हो गया है। चेन कराहते हुए बोला कि अब उससे सच में नहीं होगा। तब श्याओयू ने कहा कि वह श्याओयू नहीं है। चेन ने कुछ और नाम अंदाजे से बोले, लेकिन सब गलत निकले। आखिर में उसने बताया कि वह स्टोन बोन है। यह सुनकर चेन डर के मारे उछलकर जाग गया और जोर से चिल्लाया। यह सब एक सपना था। गुस्से में उसने पूछा कि स्टोन बोन उसके कमरे में क्या कर रहा है। स्टोन बोन ने कहा कि चेन ने ही उसे रात में आने को कहा था, लेकिन जब वह आया तो चेन ने उसे पकड़ लिया और उससे फ्लर्ट करने लगा। चेन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तभी लंगूचों ने बीच में आकर कहा कि यह सब गलतफहमी है और अब उन्हें काम पर लगना चाहिए। कुछ देर बाद दृश्य बदल गया और चेन सबको ट्रैप्स बनाना सिखा रहा था, जिसमें उसने सबसे पहले स्पाइक पिट का उदाहरण दिया। उसने समझाया कि उनके दुश्मन और जंगली जानवर दोनों बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ट्रैप्स इतने गहरे और चौड़े होने चाहिए कि वे सही से काम करें। फिर चेन ने उन्हें दिखाया कि गड्ढों को पत्तों से सही तरीके से कैसे छिपाया जाता है। उसने याद दिलाया कि स्पाइक पिट्स को उन ट्रिप वायर ट्रैप्स के साथ मिलाया जा सकता है जो उसने पहले सिखाए थे, और अलग अलग तरह के ट्रैप्स को मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसने यह भी कहा कि हुआंग शियर भी उन्हें कुछ और ट्रैप डिजाइन सिखा सकता है। हैंग हैरान होकर बोला कि उसे तो कोई ट्रैप बनाना आता ही नहीं। चेन ने पूछा, क्या उसे स्पीयर ट्रेनिंग का मूविंग टारगेट याद है? अगर उस लॉक की जगह नेट लगा दिया जाए और उसमें ट्रिगर जोड़ दिया जाए तो वह भी ट्रैप बन सकता है। इसके बाद चेन ने काम स्टोन बोन और बाकी लोगों के हवाले कर दिया और चुपचाप वापस लौटने लगा, उम्मीद करते हुए कि शायद वह अपना खोया हुआ सपना फिर पकड़ सके। जब वह टेरिटरी में वापस पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जगह लगभग खाली थी, जबकि इस समय तक आमतौर पर कोई न कोई काम शुरू कर देता था। वह घरों को देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने लड़कियों वाले घर में कदम रखने की कोशिश की तो अंदर से औरतों ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि जो भी है बाहर ही रहे। जब चेन ने पूछा क्या हुआ है तो उनकी आवाजें गंभीर हो गईं और उन्होंने बताया कि वे आधे कपड़ों में हैं, इसलिए बाहर नहीं आना चाहती। यह सुनकर चेन को शक हुआ कि हेरिटेज प्लैक का सेंस ऑफ मॉडेस्टी उन पर असर कर रहा है। उसने दरवाजा बंद किया और कहा कि उनके पास आधा दिन है नए कपड़े बनाने के लिए। अगर दोपहर तक वे बाहर नहीं आईं तो वह नियमों को सख्ती से लागू करेगा। प्लाक के पास खड़े होकर चेन हैरान था कि उसका असर कितना मजबूत है। तभी स्टोन बोन दौड़ता हुआ आया और उसका नाम चिल्लाने लगा। चेन ने मुड़कर देखा तो स्टोन बोन उत्साह से बोला कि ट्रैप्स खोदते वक्त उन्हें कुछ मिला है। चेन तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि स्टोन बोन को फ्लिंट मिला था, जो एक शानदार खोज थी। उसने समझाया कि फ्लिंट मिलने से कई संभावनाएं खुल जाती हैं, क्योंकि उसे जोर से मारने पर चिंगारी निकल सकती है। चेन और स्टोन बोन तुरंत उस जगह पहुंचे जहां यह मिला था। वहां पहुंचकर स्टोन बोन ने जगह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने उस पत्थर के आसपास खुदाई की थी। एक नजर में चेन समझ गया कि यहां फ्लिंट ज्यादा मात्रा में नहीं है, क्योंकि यह सूखी खारी जमीन नहीं थी। अगर फ्लिंट प्राकृतिक रूप से बना होता तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। उसने स्टोन बोन से कहा कि मिट्टी को और ध्यान से जांचो। स्टोन बोन ने कहा कि उस जगह की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा मुलायम है और अंदर कुछ ऐसी चीजें दबाई हुई लग रही हैं जो सामान्य पत्थरों जैसी नहीं है। जब स्टोन बोन ने उसे छक्कर देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि वह डंग था और उसे मुंह में डालते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। इस बीच चेन को पहले ही शक हो गया था कि नीचे शायद कोई बड़ा डंग पिट है। वह उलझन में पड़ गया कि क्या यहां पहले कोई प्रिमिटिव ट्राइब रहता था जिसने शौच जैसी व्यवस्था बना ली थी, या यह कभी जायंट स्टोन क्लैन का पुराना ठिकाना था। चेन ने स्टोन बोन को आदेश दिया कि फ्लिंट इकट्ठा करो, फिर सब कुछ वापस मिट्टी में दबा दो और कोई निशान मत छोड़ो। उसने यह भी कहा कि आसपास और ट्रैप्स लगाए जाएं, ऊंची जगहों पर बीकन टावर्स बनाए जाएं और गार्ड्स को बारी बारी से तैनात किया जाए। स्टोन बोन बस उसे घूरता रह गया और उलझन में पूछ बैठा कि ये टावर्स और बीकन्स क्या होते हैं
जिनकी चेन बात कर रहा है। दृश्य 4 दिन आगे बढ़ गया और चेन टेरिटरी में टहलते हुए नए बने कई घरों को देख रहा था। उसके लिए यह खुशहाली की ओर पहला असली कदम था। तभी अचानक मियां दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और उसे लगभग डरा कर रख दिया। चेन ने जल्दी से लंगूची को पुकारा कि उसे रोके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मियां पूरी ताकत से आकर चेन से लिपट गई और इस जोरदार हग में उसने गलती से पास का एक घर भी तोड़ डाला। लंगूची घबराकर पूछने लगा कि क्या चेन ठीक है, और उसने तुरंत मियां को कहा कि वह अभी के अभी उससे हट जाए। लेकिन चेन को चोट लगी देखकर मियां ने उसे और कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी कि वह मर नहीं सकता। अभी अभी तो उन्होंने इतने घर बनाए हैं, अब उसे खो नहीं सकते। चेन कराहते हुए बोला कि अब यह मजाक बंद करो। फिर उसने पूछा, क्या मियां ने सच में कहा कि घर बनकर तैयार हो गए हैं? मियां ने सिर हिलाकर गर्व से बताया कि 2 कतारों में कुल 10 घर बन गए हैं और उनमें आराम से 50 लोग रह सकते हैं। यह सुनकर चेन खुश हुआ। उसने मियां के सिर पर हाथ फेरकर उसकी तारीफ की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि आगे से इतनी लापरवाही मत करना, और सजा के तौर पर उसे टूटा हुआ घर खुद ठीक करने को कहा। इसके बाद चेन खाने के भंडार को देखने चला गया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि बेकलान के लोग खुशी खुशी मछलियां पकड़ रहे हैं और एओऊ कुछ लड़कियों के साथ मिलकर उन्हें सुखाने के लिए फैला रही है। चेन ने कहा कि घर बनाना या ट्रैप्स खोदने की तुलना में बेकलन के लोग नदी में जाकर मछली पकड़ने के काम के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त हैं, और उनकी मदद से न्यूबी ट्राइब को न सिर्फ ज्यादा खाना मिल रहा है बल्कि खाने में विविधता भी बढ़ गई है। लंगूची ने चेन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया और अब उनकी जिंदगी कितनी समृद्ध हो गई है। चेन बोला कि शायद ऐसा हो, लेकिन वह अभी भी सोचता है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन को जिस तरीके से उसने अपने अधीन किया वह सही था या नहीं, और अगली बार उसे कौन सी नई चालें चलनी पड़ेंगी। लांगू ने उसे खुद पर शक न करने को कहा। उसके अनुसार चेन के आदेश ही उनकी इच्छा है और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। उसने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जीवित रहते हैं। हर दिन छोटे बड़े कबीले एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं, इसलिए कम से कम नुकसान के साथ जीतना ही उनके लिए और कोकोनट ग्रोव क्लैन के लिए भी दया है। चेन मुस्कुराया और बोला कि लंगूची में आगे की राह के लिए सबसे जरूरी गुण पहले से मौजूद हैं। इसके बाद चेन ने उसे सीमा की रक्षा व्यवस्था देखने चलने को कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि बे ट्राइब अभी और भी हैरानियां छुपाए बैठा हो सकता है, जैसे वह रहस्यमयी फ्रॉगमैन फोर्स। दृश्य बदलकर स्टोन बोन और बाकी लोगों पर गया जो ट्रैप्स और टावर्स बना रहे थे। जब चेन वहां पहुंचा तो उसने स्टोन बोन से पूछा कि ट्रैप्स और बीकन टावर्स की व्यवस्था कैसी है। स्टोन बोन ने बताया कि चेन के आदेश के अनुसार वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के बीकन टावर्स बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें पहरा देने के लिए 6 लोगों को लगा देने और शिफ्ट्स तय करने के बाद उनके पास काम करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। उसने समझाया कि समय पर काम खत्म करने के लिए उन्हें सुबह जल्दी निकलकर अंधेरा होने से पहले पहाड़ पर काम करना पड़ता है। चेन ने मैन पावर की कमी समझ ली और फैसला किया कि आज से वह और लांगुचो भी पहाड़ पर जाकर मदद करेंगे। स्टोन बोन ने कहा कि वे लोग संभाल लेंगे, लेकिन चेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह बहुत नाजुक समय है और हर सेकंड की कीमत है। चेन बार बार सोच रहा था कि क्या कभी जायंट स्टोन क्लैन पास ही रहता था? अगर ऐसा है तो उन्हें इस इलाके की जानकारी उसके लोगों से भी ज्यादा होगी, और अगर वे तब हमला कर दें जब उसकी ट्राइब अभी पूरी तरह तैयार ना हो तो अगला हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी रात जब सब लोग काम में लगे थे और चेन भी उनके साथ काम कर रहा था, तभी उसने अचानक वेस्ट बीकन टावर की तरफ देखा और उसे एक अजीब सा अशुभ एहसास हुआ। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम हो। तभी अचानक साउथ बीकन टावर की दिशा से चीखें सुनाई दी। चेन चौंक कर उधर मुड़ा और उसने मदद का संकेत देखा। उसने जोर से चिल्लाकर सबको चलने को कहा, क्योंकि साउथ बीकन टावर पर हमला हो गया था। चेन पूरी ताकत से दक्षिण की ओर दौड़ा और उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। भले ही उसे हर ट्रैप की जगह पता थी और 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स की एजिलिटी बूस्ट भी थी, फिर भी साउथ माउंटेन तक पहुंचने में कम से कम 5 मिनट लगने वाले थे। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि इन 5 मिनटों में कुछ बुरा न हो। साउथ टावर पर उस समय हुआंग पेट्रोल कर रहा था जब उसने देखा कि ट्राइब के पास लगे कुछ ट्रैप्स सक्रिय हो गए हैं। उसे समझ नहीं आया कि दुश्मन इतनी अंदर तक कैसे पहुंच गए। उसने यह भी सोचा कि शायद कोई दूसरा दल बीकन की आग देखकर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर करीब आ रहा हो। इसलिए उसने तय किया कि पहले हमला करना ही बेहतर होगा, और वह घुसपैठिए को ढूंढने निकल पड़ा। हांगू आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा और भाले से वार किया, लेकिन सामने वाला बहुत ताकतवर निकला। उसने भाले को एक तरफ झटका और हांगू को पीछे हटकर बचना पड़ा। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब वह आकृति तुरंत हमला करने लगी और हैंगशायर को प्रतिक्रिया देने का लगभग मौका ही नहीं मिला। उसे घबराकर बस बचाव करना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह रही कि हमलावर अचानक रुक गया और सामने आकर पता चला कि वह चेन ही है। हुआंग हैरान होकर पूछने लगा कि वह दक्षिण की तरफ क्यों आया है। चेन ने कहा कि समझाने का समय नहीं है, और पूछा कि क्या हुआंग को पता है ट्रैप्स कहां सक्रिय हुए थे। हुआंग ने हां कहा और जगह दिखाते हुए बताया कि बीकन उसी ने जलाया था। चेन ने उसे कहा कि बाकी लोगों का सुरक्षित रास्ते से इंतजार करो और फिर उन्हें लेकर उसके पीछे आना। जब चेन उस जगह पहुंचा जहां ट्रैप सक्रिय हुए थे तो उसे आसपास किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। यह खामोशी अजीब थी। साफ था कि कोई जंगली जानवर इसमें नहीं फंसा था, और क्योंकि जो भी फंसा था वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं रहा था। चेन को शक हुआ कि शायद वह अकेला नहीं है या फिर पहले से बेहोश हो चुका है। लेकिन जब उसने ट्रैप के अंदर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसमें लिसा फंसी हुई थी।
चेन ने गुस्से में पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसे अपनी चोटों से उबरना चाहिए था। लीसा ने झुंझलाकर जवाब दिया कि वह वहां खड़े होकर उससे सवाल क्यों कर रहा है, पहले उसे बाहर तो निकाले। चेन बस मुस्कुराया और मजाक करते हुए उसके पैरों को गुदगुदाने लगा, जिससे गुस्से में लीसा ने कहा कि तुरंत उसे बाहर निकालो। तभी उन्हें हैंग और बाकी लोगों के पास आने की आवाज सुनाई दी। लीसा ने धीमे से चेन से कहा कि अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो वह सुनिश्चित करे कि वे चुप रहें। चेन तुरंत सतर्क हो गया और उसे कहा कि वह इंतजार करे, वह उन्हें संभाल लेगा। उसने जोर से चिल्लाकर सबको वहीं रुकने को कहा और पास न आने की चेतावनी दी, क्योंकि यह जगह खतरनाक है और पास आए तो वे मर सकते हैं। स्टोन बोन उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या चेन किसी घात में फंस गया है, क्या उन्हें दौड़कर उसे बचाना चाहिए। हैंग ने कहा शायद नहीं, क्योंकि चेन की आवाज से नहीं लग रहा था कि वह मुसीबत में है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं चाहता कि वे कुछ देखें। स्टोन बोन बड़बड़ाया कि लड़ाई के बाद से चेन थोड़ा अजीब लग रहा है, यहां तक कि औरतें भी नहाते समय उनसे बचती हैं और सब कुछ किसी तरह अलग सा लगने लगा है। हालांकि वह ठीक से समझा नहीं पा रहा था। इस बीच चेन ने लिसा को ट्रैप से बाहर खींच लिया और हंसते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि लिसा जैसी समझदार लड़की भी ट्रैप में गिर सकती है, लेकिन कम से कम अब यह साबित हो गया कि ट्रैप काम करता है। लिसा भी हंस पड़ी और बोली कि उसने भी नहीं सोचा था कि चेन को इतने अजीब अजीब ट्रिक्स आते हैं। फिर चेन ने पूछा कि वह आधी रात को यहां क्यों आई थी। लिसा ने बताया कि शाम को उसने बे ट्राइब के 2 लोगों को बात करते सुना था। वे कह रहे थे कि काश वे समुद्र किनारे जाकर मछली, झींगे या क्लैम्स पकड़ पाते ताकि काम के लिए ज्यादा ताकत मिल सके, लेकिन समुद्र तक जाने वाला रास्ता खतरनाक हिनास के झुंड से भरा हुआ है, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वर्तमान में लीसा ने कहा कि इसी वजह से वह रात में बाहर निकली थी, ताकि समुद्र तक जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ सके। चेन ने कहा कि वो उस रास्ते पर कई बार जा चुका है और 5 दिन पहले वहां कोई हाइना नहीं था, इसलिए उसे शक हुआ कि बे क्लैन का कोई आदमी हाल ही में बाहर निकला होगा और उसी ने हियानास के झुंड को उस इलाके तक खींच लिया होगा। लीसा ने पूछा कि क्या बे क्लैन के साथ कोई समस्या है और अगर है तो उन्हें सीधे खत्म कर देना चाहिए। चेन ने तुरंत कहा कि नहीं, उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो दरअसल उनकी सुरक्षा में जो खामियां रह गई थीं उनके बारे में सोच रहा था और बोला कि अब से उन्हें नियमित पेट्रोल शुरू करनी होंगी। उसने ये भी जोर देकर कहा कि उन्हें बीच तक जाने वाला रास्ता साफ करना होगा और उसे सुरक्षित बनाना होगा। चेन ने कहा कि मछली और झींगे तो बस एक एक्स्ट्रा बोनस है, असली प्रायोरिटी डोडो बर्ड्स और उनके अंडे हैं। उसने ये भी सुझाव दिया कि सॉल्ट सुखाने के लिए एक सॉल्ट फील्ड भी खोली जानी चाहिए। आखिर में उसने फैसला सुनाया कि सुबह होते ही वे हियानास से निपटेंगे। लीसा ने कहा कि पेट्रोल्स और छिपे हुए सेंट्रीज का काम वो संभाल सकती है, लेकिन फिर भी उसने चेन को हियानास का शिकार करने और उनकी टेरिटरी को और पीछे धकेलने के बारे में दोबारा सोचने को कहा। चेन मुस्कुराया और पूछा, क्या वो उसकी चिंता कर रही है? यह सुनकर लीसा थोड़ा घबरा गई और बोली कि वो बेकार में खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट न समझे। उसने चेतावनी दी कि इतने कम लोगों के साथ 2 अलग अलग जगहों की सुरक्षा करना बहुत खतरनाक और लापरवाही भरा होगा। उसने ये भी याद दिलाया कि बीच पर पहले ही जायंट स्टोन क्लैन हमला कर चुका है, अगर वो फिर लौट आए तो क्या होगा। चेन ने जवाब दिया कि यही वजह है कि अभी बीच अपेक्षाकृत सुरक्षित है। उसने समझाया कि उनका मेन कैंप, बीच आउटपोस्ट और साउथ वेस्ट माउंटेन पर मौजूद जायंट स्टोन क्लैन तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर कैंप और शोर के बीच सामान और संदेश आसानी से आते जाते रहें तो दोनों तरफ से एक दूसरे को तुरंत मदद मिल सकती है। लीसा ने माना कि उसे चेन की पूरी रीजनिंग समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि फैसला उसने लिया है इसलिए वो मान गई। कुछ समय बाद चेन, हेक्टर, लैंग्वेज और बेकलैन के कुछ सदस्य उस जगह की ओर निकल पड़े जहां बच्चे ने हियानास देखे थे। हेक्टर ने बच्चे से पूछा क्या वो पक्का है कि यही रास्ता था, क्योंकि यहां खून की कोई गंध नहीं आ रही थी। बच्चे ने जोर देकर कहा कि उसने लगभग 2 दिन पहले यही हियानास देखे थे। जैसे ही लड़का आगे चल रहा था, अचानक एक हियाना उस पर झपटा। हेक्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हमला रोकते हुए पलटवार किया और बच्चे को खतरे से खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन लगभग उसी पल चारों दिशाओं से हियानास का झुंड उन्हें घेरने लगा। लंगूची ने चेन को सावधान रहने की चेतावनी दी, मगर चेन बस मुस्कुराया और बोला कि बेकलैन उनके साथ है तो जंगली कुत्तों का एक झुंड कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हेक्टर ने चेन से कहा कि वो बाईं तरफ वाले झुंड को संभाले और दाईं तरफ का काम वो खुद देख लेगा। लड़ाई शुरू होते ही बेकलैन ने बड़ी आसानी से हियानास को काट गिराना शुरू कर दिया। चेन ने सोचा कि ये नए लोगों की असली ताकत देखने का बिल्कुल सही मौका है। तभी एक हियाना अचानक चेन पर झपटा, लेकिन चेन ने बड़ी आसानी से उसे गले से पकड़कर रोक लिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सारे हियानास खत्म कर दिए। हेक्टर बड़बड़ाया कि यह लड़ाई बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। चेन ने उसे भूल जाने को कहा और सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हेक्टर बोला कि पहले यह इलाका उन्हीं की टेरिटरी हुआ करता था। वहां पहुंचकर चेन ने सबको क्लिफ को ध्यान से देखने को कहा और बताया कि यहीं आउटपोस्ट बनाया जाएगा। उसने कहा कि आउटपोस्ट क्लिफ के बिल्कुल पास होना चाहिए और इतना बड़ा कि उसमें 20 लोग रह सकें और उसके ऊपर एक बीकन टावर भी बनना चाहिए। चेन ने यह भी जोड़ा कि टावर बन जाने के बाद आउटपोस्ट के पास ही एक छोटा सॉल्ट फील्ड भी तैयार करना होगा। उसने हेक्टर से कहा कि वो मदद के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग भेज देगा, लेकिन साफ बता दिया कि उसके पास सब कुछ पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दिन है। उस पल चेन को खुद पर थोड़ा हंसी आई, क्योंकि उसे लगा जैसे वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट का फोरमैन बनकर निरीक्षण कर रहा हो, जबकि असल में सबसे ज्यादा मेहनत भी उसे ही करनी पड़ती है। जाने से पहले चेन ने उन्हें हिदायत दी
कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत सिग्नल फायर जलाकर खबर दें। दृश्य फिर 3 दिन बाद का हो गया, जब चेन ने आखिरकार अपने लिए एक वुडन बो बना लिया और उसे 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिले। तभी एयू आकर सबको बताने लगी कि सैम रिपोर्ट लेकर वापस आ गया है। चेन उसके पास गया और पूछा कि क्या सैम को उत्तर की तरफ कोई ऐसा ट्राइब मिला जिससे अलायंस किया जा सके या जिसे जीता जा सके। सैम ने बताया कि वो 1 दिन से भी ज्यादा समय तक उत्तर की ओर चलता रहा, लेकिन उसे इंसानों का कोई निशान नहीं मिला। उसे बस एक लेक मिला। उसके पास एक स्नो कवर्ड माउंटेन था और पानी में रहने वाला कोई अजीब सा क्रीचर भी था, लेकिन वो उसे ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो क्रीचर पानी की गहराई में डूबकर गायब हो गया। आगे स्नो माउंटेन होने की वजह से सैम ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और वापस लौट आया। चेन हंस पड़ा। उसने सैम की तारीफ की कि उसने अच्छा काम किया और मजाक में कहा कि सैम को लेक मॉन्स्टर से ज्यादा डर उस बर्फीले पहाड़ से लगा। सैम कांपते हुए बोला कि वो पहाड़ उससे भी ज्यादा डरावना है और पूछा क्या चेन ने उसके बारे में कहानियां कभी नहीं सुनी। चेन ने पूछा उसमें ऐसा क्या डरावना है, लेकिन तभी आई अचानक दौड़कर उससे लिपट गई और बोली कि उसे बहुत डर लग रहा है। चेन ने पूछा कि स्नो माउंटेन उसे इतना डरावना क्यों लगता है। ऑन ने कहा कि असली डर पहाड़ नहीं है, बल्कि उसके उस पार रहने वाली चीज है, एक जायंट। चेन ने ऑन्यू को दिलासा देते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, जब तक वो साथ है कोई खतरा नहीं। तभी उसके सिस्टम ने अचानक एक नया क्वेस्ट जारी किया, जायंट को ढूंढो और बदले में एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। चेन हैरान रह गया, सिर्फ जायंट को देख लेने पर 1 पॉइंट क्यों मिलेगा। उसने तो सेबर टूथ को भगाने में लगभग जान गंवा दी थी और तब भी सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले थे। फिर उसने सोचा शायद जायंट बस कोई बहुत बड़ा इंसान ही होगा, दूर से देखकर वापस आ जाना इतना खतरनाक भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर जायंट्स की अपनी सिविलाइजेशन हुई तो शायद वे फ्यूचर में एलाइज भी बन सकते हैं। फिर भी उसे सावधान रहना ही होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे ट्राइब के लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन एक्सप्लोरेशन और डिप्लोमेसी जैसे काम वो पूरी तरह सैम और ओ पर भी नहीं छोड़ सकता था। चेन ने सैम से कहा कि वो जाकर आराम करे, क्योंकि 2 दिन बाद बैंक्वेट होने वाला है, इसलिए वो आराम से समय बिताए और मजे करे। सैम ने शुक्रिया कहा। साफ दिख रहा था कि उसे राहत मिली है कि अब उसे जायंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयु ने चेन को याद दिलाया कि सैम कुछ खास परिस्थितियों में बहुत घबरा जाता है। चेन ने कहा कि शायद ये सिर्फ घबराहट नहीं है, बल्कि सैम को दूसरों से ज्यादा खतरे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो कुछ खतरों के प्रति असामान्य रूप से सतर्क रहता है। शायद यही वजह है कि वो बाहर घूमता रहता है और फिर भी जिंदा रहता है। इसके बाद चेन ने आयु से पार्टनर सेरेमनी की तैयारियों के बारे में पूछा। आयु ने कहा कि सब कुछ तैयार है। चेन ने उससे कहा कि 4 लोगों के लिए यात्रा का सामान पैक कर दें, क्योंकि वो एक छोटा सा ग्रुप लेकर एक्सपीडिशन पर जाने वाला है। यह सुनकर कि चेन खुद जा रहा है, आयु घबराकर पूछने लगी कि क्या यह यात्रा खतरनाक है। चेन ने कहा कि वो बस आसपास के इलाकों की स्काउटिंग करेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने आयु से खाना, पानी की मशकें और गर्म कपड़े तैयार रखने को कहा और स्किनी को धन्यवाद कहने के लिए भी कहा, क्योंकि उसने कपड़े बहुत अच्छी तरह बनाए हैं। एओ ने फिर पूछा कि वो कब निकलने की योजना बना रहा है। चेन ने कहा कि सेरेमनी 2 दिन बाद है, इसलिए वो बैंक्वेट खत्म होने के बाद रवाना होगा। दृश्य फिर 2 दिन बाद का हो गया, जब चेन ने अपने लिए एक शील्ड भी तैयार कर लिया। उसने बताया कि यह हार्डवुड और काउ हाइड से बना है और बहुत हल्का है। उसने कहा कि सबको भी जितनी जल्दी हो सके अपना इक्विपमेंट बदल लेना चाहिए। तभी आयु अंदर आई और चेन से कहा कि अब रॉयल ड्रेस पहनने का समय हो गया है। जब चेन वो पहनकर बाहर आया तो सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे और जश्न मनाने लगे। उस पल चेन के मन में अचानक ख्याल आया कि क्या यह पार्टनर सेरेमनी असल में एक शादी ही है। अपने पुराने जीवन में चेन बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए जूझता रहता था, लेकिन अब उसके पास अपना खुद का ट्राइब था, अपने लोग थे और एक पत्नी भी थी, इसलिए सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर भी इस दुनिया में उसे सच में ऐसा महसूस होता था जैसे वो यहीं का है और यहीं उसका असली ठिकाना है। चेन लिसा के पास गया और उससे कहा कि अगर कभी वो यहां ना रहे तो न्यूबी ट्राइब की किस्मत उसके हाथों में होगी। फिर उसने पूरे ट्राइब के सामने ऐलान किया कि इस पल से लिसा न्यूबी ट्राइब की क्वीन है। लोग जोर जोर से अपने किंग और क्वीन की तारीफ करने लगे और माहौल बहुत भावुक हो गया। मिया तो रो भी पड़ी और बोली कि वो नहीं चाहती कि कभी कोई और किंग की जगह ले, लेकिन फिर भी पूरा दृश्य बहुत दिल छू लेने वाला था। जश्न खत्म होने के बाद जब रात हो गई तो सबने चेन को गुड नाइट कहा और अपने अपने घर चले गए। चेन को राहत मिली कि सेरेमनी बिना किसी गड़बड़ के खत्म हो गई। तभी आयु मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली कि क्वीन लिसा पैलेस में उसका इंतजार कर रही है, उसे उसके पास जाना चाहिए। पहले तो चेन थोड़ा शर्मा गया ये सोचकर कि लिसा उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि लिसा प्यार जताने का उसका पसंदीदा तरीका विप से जुड़ा हुआ था। फिर भी जिज्ञासा में वो पैलेस की ओर चल पड़ा कि आखिर अंदर उसका क्या इंतजार कर रहा होगा। हिम्मत जुटाकर चेन ने दरवाजा खोला और लिसा से कहा कि वो घर आ गया है। लेकिन जैसे ही उसने लिसा का गुस्से भरा चेहरा देखा और कमरे में भारी तनाव महसूस किया, चेन एकदम सख्त होकर खड़ा रह गया और उसके मन में सवाल उठा कि अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी कोई मरने वाला है। लिसा ने कहा कि वो उसे खुद को समझाने का एक मौका दे रही है। घबराते हुए चेन ने पूछा कि आखिर उसे क्या समझाना है। लिसा खड़ी हुई, विप निकालते हुए बोली कि क्या वो अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है। सच में डरते हुए चेन ने उससे विनती की कि थोड़ा नरमी बरते, आखिर ये उनकी शादी की रात है। मन ही मन उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कभी लिसा की विप को अपग्रेड ही क्यों किया।
लीसा ने सख्त आवाज में पूछा कि सेरेमनी के तुरंत बाद यात्रा पर निकलकर वो उसे छोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों है। ये सुनकर चेन थोड़ा शांत हुआ और बोला कि पहले वो शांत हो जाए ताकि वो सब समझा सके। फिर उसने अपना पूरा प्लान उसे बता दिया। लीसा ने पूछा कि क्या उसका मतलब है कि वो जायंट्स को जायंट स्टोन क्लैन के खिलाफ उनके साथ जुड़ने के लिए मनाना चाहता है। चेन ने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि वो जायंट्स को मना पाएगा, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए असली मकसद गुप्त रखना जरूरी है। उसने ये भी माना कि उसे समझ नहीं आता कि सैम और ओनियो जायंट्स से इतने डरते क्यों हैं। ये सुनकर लिसा ने पूछा कि क्या ऐसा नहीं होगा कि वो भी उसके साथ चले। चेन ने मना कर दिया और कहा कि उन दोनों में से किसी एक को ट्राइब के साथ रहना ही होगा, और वैसे भी उसके लिए एक ज्यादा जरूरी काम है। लीसा ने पूछा वो क्या है। चेन ने एक स्टोन स्लिंग निकाला और कहा कि बाद में वो उसे दिखाएगा कि ये कैसे काम करता है। उसने समझाया कि जब तक वो वापस आए उसे एक स्टोन स्लिंग टीम तैयार करनी होगी। इसके बाद दृश्य अगली सुबह का हो गया, जब चेन हुआंगशू, हेक्टर और टीना के साथ जायंट्स के इलाके की तरफ जा रहा था। वो चलते चलते खुद ही गाना भी गुनगुना रहा था, लेकिन आयुन उसे घूरते हुए बहुत गुस्से में देख रही थी। ये देखकर चेन घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं आयुन जानबूझकर उसके पीछे पीछे तो नहीं चल रही, बस किसी मौके का इंतजार कर रही हो कि फिर से उस पर हमला कर सके। मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि यह फैसला लीसा का था। पिछली रात जो हुआ था वो सीधा सा था। जब चेन ने लिसा से थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश की तो उसने झुंझलाकर उसे चिढ़ाना बंद करने को कहा। फिर उसने पूछा कि अगर उसे 3 साथी चाहिए थे तो उसने कोकोनट ग्रो क्लैन या बे क्लैन से लोगों को क्यों नहीं चुना। चेन ने कहा कि हेक्टर को वो इसलिए साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उसने खुद उसकी लड़ाई की ताकत देखी है, और जहां तक बीच आउटपोस्ट का सवाल है, फिलहाल स्टोन बोन उसे संभाल लेगा। लीसा ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो और किसे चुनता है, लेकिन वो खुद उसके साथ जरूर जाएगी। उसने कहा कि उसे तभी सुकून मिलेगा जब आयुन उसके साथ रहेगी। लीसा चेन के पास आई और उसे भरोसा दिलाया कि पिछली घटना के बाद उसने आयुन को कड़ी सजा दे दी है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में वापस चेन अब भी तनाव में था। उसके पीछे चल रही आयुन का गुस्सा उसे लगातार बेचैन कर रहा था और उसकी नसें तनी हुई थीं। इस समय चेन होंग से ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई आखिरी सहारा हो। उसे पूरा यकीन था कि अगर कुछ भी हुआ तो सिर्फ होंग ही उसे बचा सकता है। तभी हुआंगशू ने धीरे से कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन फिर उसने खुद ही इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। हेक्टर ने चेन से पूछा, क्या उसे पता है कि आगे एक लेक है? चेन ने सिर हिलाकर कहा कि सैम ने पहले इसका जिक्र किया था। हेक्टर हंस पड़ा और बोला कि शायद सैम ने जायंट को भी देख लिया होगा, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसने अपनी आंखों से देखा था कि उस क्रीचर ने एक लियोपर्ड को पल भर में निगल लिया था। उसने कहा कि बचपन में उसे देखकर बच जाना उसकी किस्मत थी, और इस बार वो लेक मॉन्स्टर के साथ असली लड़ाई की उम्मीद कर रहा है। चेन हैरान रह गया कि ऐसी चीज से टकराना आखिर किस तरह किस्मत की बात हो सकती है। उसने हेक्टर से कहा कि लेक बीस्ट जैसे मॉन्स्टर्स में उसे खास दिलचस्पी नहीं है, उसे तो तभी मजा आएगा जब उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज मिले, जैसे जायंट्स। ये सुनकर हुआंगशू घबरा गया और तुरंत चेन से विनती करने लगा कि वो ऐसी इच्छा न करे। चेन ने कहा कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसने पूछा, क्या सच में जायंट्स होते हैं? तब हुआंगशू ने समझाना शुरू किया कि किंग से मिलने से पहले उनके ट्राइब में 30 से ज्यादा लोग थे। फिर एक दिन उनका सामना एक जायंट से हो गया और पूरा क्लैन उसके सामने बेबस हो गया। हर कोई डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भाग गया, जबकि वो तब बहुत छोटा था। फिर हैंग ने कहा कि उस दिन का वो भयानक दृश्य आज तक कोई भी जीवित बचा सदस्य भूल नहीं पाया। अब चैन को समझ आ गया कि सैम और जायंट्स का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। तभी हेक्टर ने सबको चेतावनी दी कि आसपास लगे फलों को कोई न खाए। उसने बताया कि बचपन में उसने इन्हें खाकर बहुत बुरी हालत झेली थी। चेन ने अपने सिस्टम से फल को चेक किया और पुष्टि हुई कि यह जहरीले पौधे से आया है। चेन ने सोचा कि आसपास के अनजाने पौधे शायद सब किसी न किसी काम के हो सकते हैं, इसलिए उसने सिस्टम को उन्हें स्कैन करके पहचानने को कहा। नतीजे देखकर वो चौंक गया, क्योंकि हर एक पौधे में मजबूत मेडिसिनल वैल्यू थी। चेन हैरान था कि पूरा जंगल लगभग मेडिसिनल हर्ब्स से भरा पड़ा है। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। सिस्टम से जांच करने पर पता चला कि वो एक सीरियल ग्रास है। चेन तुरंत खुश हो उठा क्योंकि उसे ग्रेन सीड मिल गया था, और तभी उसे एक साइड क्वेस्ट भी मिल गया। कई तरह के ग्रेन्स को बड़ी मात्रा में लगाओ और 180 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक उगाओ। चेन ने तुरंत सोचा कि शायद अब वे सच में फार्मिंग की तरफ कदम रखने वाले हैं, और अगर उन्हें क्ले भी मिल गया तो वे खाना पकाने, दवाइयां बनाने और बहुत कुछ कर सकेंगे। क्योंकि ग्रेन अभी पका नहीं था, उसने तय किया कि बाद में वापस आकर इसे हार्वेस्ट करेगा। तभी अचानक चेन को कुछ अजीब महसूस हुआ। इस बार यह टीना की हॉस्टिलिटी नहीं थी। हुआंगशू ने किसी चीज की ओर इशारा किया और चेन तुरंत मुड़ गया। उसे लगा शायद कोई खतरा है, लेकिन वहां उसे एक पत्ता मिला जिसमें मजबूत फाइबर्स थे, जो रोप, कपड़ा या यहां तक कि पेपर बनाने के लिए भी बेहतरीन हो सकते थे। चेन ने हैंग की तारीफ की कि उसने इतनी काम की चीज देख ली, और उसके मन में तुरंत बेहतर कपड़े बनाने के ख्याल आने लगे। लेकिन हैंग ने साफ किया कि उसका इशारा उस अजीब घास की तरफ नहीं था, बल्कि झाड़ियों के पीछे से आ रही आवाज की तरफ था। चेन ने उधर देखा तो झाड़ियों से एक हियाना बाहर निकलता दिखाई दिया। चेन ने अंदाजा लगाया कि यह झुंड शायद काफी देर से उनका पीछा कर रहा था, और जो निगाहें उन्हें पहले महसूस हो रही थीं, वो शायद इन्हीं हियानास की थीं। ये समझते ही कि हियानास शायद बदला लेने के लिए लौटे हैं, चेन ने सबको कहा कि उन्हें भागने मत दो और इस खतरे को यहीं खत्म कर दो। लड़ाई शुरू हो गई।
हेक्टर गुस्से में सीधे हमला करने दौड़ पड़ा, इस बार हाइनास को पूरी तरह खत्म करने की ठान कर। लेकिन तभी आयुन अचानक गिर गई और 2-3 हाइनास उस पर झपट पड़े। हेक्टर तुरंत दौड़कर आया और आसानी से उसे बचा लिया, फिर बोला कि उसका शुक्रिया मत करो, ये उसका काम है। इसके बाद हाइनास पीछे हटने लगे और हेक्टर हंसकर बोला कि अफसोस वे भाग रहे हैं। चेन तुरंत चिल्लाया कि किसी भी हाइना को भागने मत दो, क्योंकि वह बार बार घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से तंग आ चुका है। सबने उनका पीछा किया, लेकिन चेन को जल्दी ही समझ आ गया कि 2 एक्स्ट्रा एग्लिटी पॉइंट्स होने के बाद भी वह मुश्किल से उनकी रफ्तार पकड़ पा रहा है, इसलिए उनका साथ बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक उसके पीछे अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वह जम सा गया। आयुन को किसी अजीब पौधे के मॉन्स्टर ने जकड़ लिया था। चेन ने सोचा ये आखिर है क्या, और जांच करने पर पता चला कि यह क्रिम्सन किंग फ्लावर है, एक विशाल जड़ी बूटी जैसा पौधा जो कोरोसिव म्यूकस छोड़ता है और आसपास के जानवरों का शिकार करके खाता है। चेन दंग रह गया। यह तो इंसानों को खाने वाला फूल था। पहले सेबर टूथ टाइगर्स, फिर जायंट्स, और अब यह प्रिमिटिव एज उसकी समझ से और भी दूर होता जा रहा था। आयुन ने अपने बोन नाइफ से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हथियार उसके हाथ से फिसलकर सीधे फूल के मुंह में गिर गया और तुरंत पिघल गया। यह दृश्य देखकर सब डर से सन्न रह गए। चेन चिल्लाया और पूछा कि हेंगू और हेक्टर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, तुरंत टीना को बचाओ। हांगू ने जवाब दिया कि वे मदद करने से मना नहीं कर रहे, बल्कि वे खुद भी उस क्रीचर के जाल में फंस चुके हैं। चेन तुरंत फूल की बेलों को काटने लगा और आयुन से चिल्लाकर कहा कि तब तक टिके रहो जब तक वह उसके पास पहुंचता है। आयुन चीखते हुए बोली कि उसे भूल जाओ, हेक्टर और हेंगशू को बचाओ और भाग जाओ। लेकिन चेन के पहुंचने से पहले ही वह आदमी खाने वाला फूल उसे पूरा निगल गया। चेन के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पहले हेक्टर और हेंगशू को बचाने पर ध्यान लगाया। तभी उसके होश उड़ गए जब पीछे से हियाइनस ने भी हमला कर दिया। हेक्टर ने हियाइनस को पीछे हटाने के लिए उन पर कुछ फेंका और चेन को चेतावनी दी कि पास मत आना, यह हियाइनस का लगाया हुआ जाल है। हुआंग शू भी चिल्लाया कि चेन भाग जाए, वह अकेला अभी भी बच सकता है, जबकि वे दोनों जितनी देर हो सके हाइनास को रोकेंगे। इसके बावजूद चेन बेलों से जूझता रहा। उसे समझ आ गया कि बेलें खास तेज नहीं हैं, हीनास बस इस ध्यान भटकने का फायदा उठा रहे हैं। तभी उसने देखा कि पास ही सूखे पेड़ों का एक झुंड है। सब कुछ दांव पर लगाते हुए चेन ने फ्लिंट निकाला और लकड़ी पर चिंगारी मारकर आग लगा दी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसे सही तरीके से आग में भूनकर खत्म न किया जा सके। बेलों में आग लग गई और चेन फूल के मुंह से आयुन को खींचकर बाहर निकालने में सफल हो गया। बाहर आते ही उसने घबराकर पूछा कि क्या वह ठीक है और क्या अभी भी चल सकती है, क्योंकि उन्हें अभी हैंगशू को भी बचाना है। इस अफरा तफरी में टीना की ड्रेस फट गई थी, इसलिए चेन ने उसे ढकने के लिए अपना रॉयल रोब दे दिया। जब सब आजाद हो गए तो वे दौड़ पड़े। भागते समय चेन रास्ते में सूखे पेड़ों पर फ्लिंट मारकर आग लगाता जा रहा था ताकि पीछे से हाइनास उनका पीछा न कर सकें। फिर चेन ने आगे पानी देखा और चिल्लाया कि सब दौड़ते रहो और पानी में कूद जाओ, पानी उन्हें बचा लेगा। लेकिन एक हाइना अब भी आयुन का पीछा कर रहा था और उस पर झपटने ही वाला था। खतरा देखकर चेन ने उसे पीछे देखने को कहा और खुद दौड़कर उसे बचाने गया। हाइना ने उस पर हमला किया, लेकिन चेन किसी तरह उसे रोकने में सफल रहा। हेक्टर और हंगू घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि मदद कैसे करें। चेन चिल्लाया कि सब भागते रहो क्योंकि आग तेजी से फैल रही है। उसने कहा कि वह तुरंत पीछे आ जाएगा, हालांकि उसे चिंता थी कि शायद वह उस बीस्ट को आग उनके पास पहुंचने से पहले हरा ना पाए। तभी अचानक कहीं से एक तीर आया और हाइना को वहीं मार गिराया। चेन मुड़ा कि किसने चलाया और हैरान रह गया। वह टीना थी। उसे समझ आ गया कि उसकी आर्चरी टैलेंट जाग गई है। फिर उसने आयुन से पूछा कि क्या उसे बो चलाना आता है। आयुन ने कहा कि उसने उसे पहले देखकर सीख लिया था। उसने यह भी बताया कि उसका टखना मुड़ गया है और उसमें ताकत भी कम बची है, इसलिए वह अकेले नहीं भाग सकती, उन्हें खुद को बचाना चाहिए। चेन चिल्लाया कि वह बेकार की बातें कर रही है। फिर उसे अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ पड़ा। हेक्टर चिल्लाया कि चेन जल्दी करे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। उसने होंगशू से भी पूछा कि अगर वह चाहे तो उसे उठाकर तेज दौड़ सकता है, लेकिन होंगशू ने मना कर दिया। दौड़ते दौड़ते अचानक आयुन बोली कि उसने इसी मौके का इस्तेमाल करके चेन पर आरोप लगाने का सोचा था। क्या कोकोनट ग्रोव क्लैन पर बुल्स का हमला उसी ने करवाया था? चेन ने पूछा। वह ऐसा क्यों सोचती है? आयुन ने कहा कि उसे पता था वह इससे इनकार ही करेगा। उसने बताया कि जो बुल्स उनके इलाके में आए थे वे पहले से घायल थे, जबकि उनके हथियार इतनी मोटी खाल को भेद ही नहीं सकते थे, तो उन्हें घायल किसने किया? चेन के लोग बुल्स को संभालने में असाधारण रूप से माहिर थे, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ शक से क्वीन को मनाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने हत्या का रास्ता चुना। आयुन ने अपना बोन नाइफ चेन की गर्दन पर रख दिया और पूछा कि अगर वह अभी वार करे तो वह उसे रोक नहीं पाएगा, सही? या वह चाहे तो उसे आग में फेंककर हमेशा के लिए इस परेशानी को खत्म कर सकता है। चेन ने बस इतना कहा कि उसे कसकर पकड़ लो। वे लगभग किनारे पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद वह जो चाहे कर सकती है। आयुन ने फिलहाल उसे छोड़ देने की बात मान ली, लेकिन कहा कि वह उस पर नजर रखेगी। अगर उसने कभी लीसा या कोकोनट ग्रोव क्लैन को धोखा दिया तो वह उसे मार डालेगी। चेन ने पूछा कि क्या बात यहीं खत्म हुई, फिर उसकी शर्त मान ली। आयुन और भी चिढ़ गई कि चेन इतना जिद्दी है और अब भी कुछ स्वीकार नहीं कर रहा। आखिरकार वे पानी में कूद गए और आग से बच निकले।
तभी चेन को एहसास हुआ कि दो साथी घायल हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रहे, इसलिए जायंट की तलाश को टालना पड़ेगा। उसने सबको उस जगह लौटने को कहा जहां बहुत सारे पौधे थे। उन्हें और जड़ी बूटियों की जरूरत है। कुछ समय बाद का दृश्य आया जब हांगू ने दवा लगाने के बाद दर्द कम होते ही बड़ी राहत महसूस की। चेन ने हांगू और आयुन से आराम करने को कहा, जबकि वह और हेक्टर और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने चले गए। उन्हें इकट्ठा करते समय हेक्टर को अचानक हाइनास की गंध आई और उसने सोचा शायद यह पहले वाली लड़ाई की बची हुई गंध हो। तभी चेन ने आगे कई बेबी हाइनास देखे और समझ गया कि वह झुंड बदला लेने नहीं आया था, वे बस अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे और खतरे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्हें हंटिंग डॉग्स की तरह पालतू बनाने का मौका देखकर चेन ने खुशी खुशी यह क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। वे वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक पास से एक जोरदार गर्जना गूंजी। आयुन ने पूछा, यह कैसी आवाज थी? लेकिन चेन तुरंत पहचान गया और सतर्क हो गया। क्या वे इतने बदकिस्मत हो सकते हैं? तभी पेड़ों के पीछे से एक भालू निकलकर सामने आया और हांगू डर से चिल्ला उठा कि यह आदमी खाने वाला भालू है। चेन ने तुरंत अपने ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दिया।